राजीव, जैसे पिक्चर को ब्लेम किया जा रहा है कि पिक्चर की वजह से ये हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी विधानसभा में, विधानमंडल में यही बात कही है। पर ये बात भी सच ही है कि जिस तरह का अत्याचार औरंगजेब ने किया था, वो कोई उसको दर्शाया गया, तो वो कोई गलत बात नहीं है, वो तो इतिहास में सारे सबूत मौजूद है। तो इसके लिए इतना बड़ा तनाव क्यों निर्माण होना चाहिए? देखिए, यही तो मैंने कहा, ये कहना कि केवल पिक्चर के बाद ही तनाव निर्माण हुआ, ये गलत है। पिछले 2-3 सालों से महाराष्ट्र में कुछ न कुछ घटनाएं हर 1-2 महीने से हो रही है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव नवंबर में हुए, और आप अगर देखें कि उस चुनाव के पहले भी पिछले 1-2 सालों से महाराष्ट्र में सांप्रदायिक तनाव को लेकर ऐसी शहरों में हुआ है, कोल्हापुर में हुआ, अमरावती में हुआ, जलगांव में हुआ, सातारा में हुआ। और इसलिए केवल कहना कि पिक्चर की वजह से हुआ गलत होगा। देखिए, महाराष्ट्र के इतिहास और महाराष्ट्र के इतिहास के जानने वाले जानते हैं कि किस तरह से छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब ने टॉर्चर किया था। ये कोई नई बात नहीं है, ये जनता जानती है। लेकिन जब आप पिक्चर में देखते हैं तो वो इतिहास आपके सामने एक बार फिर आ जाता है और उससे और तेजी मिल जाती है। मेरा यही कहना है, तनाव था, चुनाव के पहले भी था। आपको याद होगा, चुनाव के पहले भी मुख्यमंत्री, तब वो उप मुख्यमंत्री थे और गृह मंत्री थे, देवेंद्र फडणवीस ने कहा था धर्म युद्ध की जरूरत है वोट जिहाद के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति खेली गई है, हिंदुत्व वोट बैंक की राजनीति खेली गई। दूसरी तरफ कुछ जो ग्रुप्स हैं, उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति भी करने की कोशिश की है। तो इस वजह से महाराष्ट्र में केवल एक आपको कोई चिंगारी कहीं मिल जाती है और वो तुरंत वो सांप्रदायिक तनाव में या हिंसा में बढ़ जाता है। आपको अमरावती का उदाहरण दूं, त्रिपुरा में कुछ हुआ, त्रिपुरा में जो हुआ उसका असर अमरावती में हुआ 2 साल पहले। जी। यानी आप आपको कुछ ना कुछ व्हाट्सएप पर डालना पड़ता है, कोई वीडियो आप डाल दो और उस वीडियो का असर महाराष्ट्र में दिखता है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि हमें इन घटनाओं को, केवल जो नागपुर में भी हुआ, केवल इसे पिछले 1-2 महीनों के छावा के बाद जो हो रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में ना देखें, लेकिन पिछले 2 साल में जो हो रहा है उस पर नजर डालें। नहीं तो राजीव, नागपुर की घटना की चर्चा इसलिए भी हुई क्योंकि ये मुख्यमंत्री का शहर है, मुख्यमंत्री गृह मंत्री भी है, नितिन गडकरी भी वहीं से आते हैं, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, आरएसएस का जो मुख्यालय है वो भी उसी महल रीजन में है जहां पर ये हिंसा हुई है। तो नागपुर, मतलब ये विवाद तो दरअसल औरंगाबाद का था जो कि मराठवाड़ा में आता है, और ये इसकी जो चिंगारी भड़की वो विदर्भ में या नागपुर में भड़क गई। देखिए, चिंगारी कहाँ भड़कती है, कैसे भड़कती है, ये कभी कोई कह नहीं सकता। नागपुर में रूमर्स ऐसे चले कि एक चद्दर थी, औरंगजेब का जो एफिजी था उसको जब जलाया जा रहा था, चद्दर भी जलाई गई और चद्दर में कुछ उर्दू में लिखा गया था। फिर एक रूमर चला कि कुरान को जलाया गया जा रहा है। देखिए, जब रूमर्स के जरिए आप तनाव बढ़ाते हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं, देखिए, एक बार आप प्रोटेस्ट करने लगे, तनाव भड़काऊ भाषण करने लगे, तो वो चिंगारी कहां भड़केगी, कब भड़केगी, कैसे भड़केगी, कौन कह सकता है। जैसे मैंने आपको कहा, त्रिपुरा में कोई घटनाएं होती हैं और उसका असर अमरावती में हो जाता है। तो कोई ऐसे तत्व हैं, दोनों समुदाय में ऐसे तत्व हैं जो इस पूरे घटनाक्रम का फायदा उठाकर या अपनी राजनीतिक पकड़ बढ़ाने के लिए वो अपना उस तनाव को और बढ़ाते हैं। नागपुर में देखिए, वहां जो लोकल जिसको पकड़ा गया है, फहीम खान, वो चुनाव लड़ रहा था गडकरी के सामने, अपनी छोटी पार्टी बना दी थी। उसको शायद लगा कि मैं, ये मेरे लिए मौका है अपनी एक तरह से लीडरशिप या नेतृत्व दिखाने के लिए। तो कहां कैसे बढ़ेगा औरंगाबाद। आपको अभी भी याद होगा जब कार सेवा, जब गोधरा में ट्रेन में जो लोगों को जलाया गया था, कार सेवकों को, उसका रिएक्शन अयोध्या में नहीं हुआ जहां कार सेवा हो रही थी, उसका रिएक्शन फिर गुजरात में हुआ। तो कहां कब कैसे रिएक्शन होगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन ये जो हिंसा करने का हिंसा कहीं भी भड़क सकती है।
इंटेलिजेंस फेलियर आप कहिए, पुलिस फेलियर कहिए, ये तो बात केवल इन्वेस्टिगेशन बता पाएगी। लेकिन ये हिंसा जो हो रही है, ये केवल आप नागपुर तक सीमित मत रखिए। मैंने जैसे कहा, एक इतिहास अब हो गया है पिछले 2-3 सालों का कि कहीं कभी भी हिंसा बढ़ सकती है। कोल्हापुर में एक दिन बढ़ सकती है, सातारा में, क्योंकि कई ऐसे संगठन हैं जो इस हिंसा का फायदा उठाकर अपना राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं। नहीं तो राजीव, ये आप जो महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि अब तो चुनाव भी हो गए हैं, लेकिन पिछले 2 सालों से 3 सालों से एक माहौल बनाया जा रहा है। और आपको भी याद होगा जब आपने और हमने भी कवर किया था, मतलब ऐसा माना जाता है कि 92 जो रायट्स हुए थे मुंबई में 92-93 में, उसके बाद में पिछले 25-30 साल से महाराष्ट्र में एक तरह से सांप्रदायिक सौहार्द तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सांप्रदायिक दंगे होना कम हो गए थे, काबू में आ गई थी ये चीज़ें। तो ये वापस आप इसका एक तरह से रिसर्जेंस देख रहे हैं, क्योंकि जो हमने 92-93 में देखा था, क्या उसके पहले का जैसे माहौल था, यही माहौल दोबारा खड़ा किया जा रहा है? देखिए, 92-93 में जो हुआ वो अ, पूरे देश में, आपको याद है उस समय अयोध्या में बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद देश भर में तनाव था। मुंबई में केवल एक नहीं, 2 दंगे हुए। जी। और कई विश्लेषक आपको कहेंगे, मैं उस समय था, कि दूसरा जो दंगा हुआ जनवरी 93 में, उसमें जी। एंटी सोशल क्रिमिनल एलिमेंट्स घुस गए। फिर वो सांप्रदायिक नहीं रहा, वो पूरी तरह से क्रिमिनल एंटरप्राइज रहा, जिसमें दाऊद इब्राहिम, उनके लोग भी जुड़े हुए थे, जमीन जी। को लोगों से हटाना था, कई अलग अलग मुद्दे हुए। तो उस उसके बाद जरूर एक हिंदू मुस्लिम डिवाइड मुंबई जैसे शहर में हुआ। और 95 का जब चुनाव उसके बाद होता है, पहली बार बीजेपी शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र में बनती है। तो उसका फायदा, राजनीतिक फायदा जरूर कहीं ना कहीं उस तनाव का शिवसेना और बीजेपी को उस समय हुआ था, क्योंकि केवल महाराष्ट्र में नहीं, लेकिन देश भर में एक तरह से वो वातावरण पोस्ट बाबरी मस्जिद बना था। अब क्या हुआ है, बीजेपी तो सत्ता में है, मेजॉरिटी पार्टी है, पिछले 10 सालों से बीजेपी देश की नंबर 1 पार्टी बनी है। महाराष्ट्र में जरूर एक टकराव था, क्योंकि जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने सरकार बनाई थी, महाराष्ट्र में एक इंस्टेबिलिटी, एक अस्थिरता थी। उस अस्थिरता के माहौल में ये एक सांप्रदायिक तनाव का एक जीनी फिर से बोतल से निकल कर आता है। अब क्या माहौल उसी तरह से है जैसे 93 में है, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि हिंदू वोट बैंक की पॉलिटिक्स, या हिंदुत्व वोट बैंक की पॉलिटिक्स एक तरफ, और दूसरी तरफ जिसे कहा जाता है कि एक तरह से मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म की एक पॉलिटिक्स भी, दोनों पॉलिटिक्स जो है कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में अलग अलग हिस्सों में हमें दिखाई दिए हैं। लेकिन पिछले 2 साल में ज्यादातर जो पॉलिटिक्स दिखाई दी है, वो अग्रेसिव हिंदुत्व पॉलिटिक्स है। वो पॉलिटिक्स जो है, उसका कहीं ना कहीं जमीन पर जरूर लोगों में असर हुआ है। जब आप धर्म युद्ध वर्सेस वोट जिहाद की पॉलिटिक्स करने जाते हैं, तो उसका जमीन पर असर हुआ है। अब वो कितना हुआ है, क्या उसको आप उसको मापना बहुत मुश्किल है। लेकिन सच्चाई यह है कि बीजेपी को इतनी भारी जीत मिली पिछले साल नवंबर के असेंबली इलेक्शन में, जहां 4-5 महीने पहले लोकसभा में उनको हार झेलनी पड़ी। सो लोकसभा में आप हारते हैं, और 5 महीने बाद आप नवंबर में इतनी बड़ी जीत हासिल करते हैं। अब उस जीत के लिए मिलिंद, ज्यादातर लोग लाडकी बहन स्कीम को क्रेडिट देते हैं। लेकिन शहरी इलाकों में आप देखेंगे, जहां बीजेपी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, वहां कहीं ना कहीं इस जो धर्म युद्ध बनाम वोट जिहाद की राजनीति जो चल रही थी, उसका भी असर हुआ। व्हाट्सएप के जिस तरह से वीडियोस पसराए जा रहे थे, मैंने, मुझे लगता है आप ही के प्रोग्राम पे कहा था एक बार कि एक व्हाट्सएप का वीडियो बहुत चला था, जो बिल्कुल फेक था, कि वक्फ बोर्ड सिद्धि विनायक टेम्पल को टेक ओवर जी। करेगा। तो केवल औरंगजेब नहीं, कई मुद्दों को लेकर जमीन पर सांप्रदायिक तनाव बढ़ा। जरूर ये बात है कि बीजेपी अब महाराष्ट्र की नंबर 1 पार्टी बन गई है, जो वो 93 में नहीं थी, तब कांग्रेस का जमाना था। अब बीजेपी नंबर 1 पार्टी बन गई, बीजेपी सरकार में है। तो जवाबदेही एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर की बीजेपी की लेड सरकार पर पड़ती है, तब कांग्रेस पर थी।